हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। डाउट एक्सपर्ट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन किया था कि टेट जो यूपी टेट 2026 आने वाला है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी। उसके लिए एक कंप्लीट क्लास मैंने अपलोड की थी। आई होप सबने वो देख ली होगी, क्योंकि उसमें पूरा रोड मैप बताया गया था कि एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं और सिलेबस क्या होने वाला है, सभी कुछ उसमें बताया गया था। और उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जल्दी ही हम आपके लिए क्लासेस लेके आने वाले हैं टेट के प्रिपरेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स हमारे साथी नए हैं उनके लिए बिल्कुल हम जीरो लेवल से लेके आएंगे, और कुछ हमारे साथी जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और एग्जाम्स दे चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये सब होने वाला है, क्योंकि आपने देखो साथियों देखा होगा कि ये जो टैट है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिससे कि सिर्फ न्यू वैकेंसीज के लिए ही टैट कंपलसरी नहीं है। अब जो हमारे प्रमोशंस होते हैं डिपार्टमेंट में, जो पर्क्स वगैरह ऐड होते हैं, उनके लिए भी टैट कंपलसरी कर दिया गया है। ऑल्दो जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो इसके अगेंस्ट या फिर इसको दोबारा से देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से वो अपने डिसीजन पर विचार करें। तो वो आगे की बात है क्या होता है, बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो यूपी टेट 2026 है, जिसकी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं 29 और 30 जैन को, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको एक बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि हम जो हमारी फैकल्टी है वो ऑलरेडी 2017 ऑनवर्ड जितने भी टैट हैं वो सारे क्वालिफाइड है। इनफैक्ट जो सुपर टैट है वो भी क्वालिफाइड है, सी टैट क्वालिफाइड है, और ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि हम लोग सब सारी जो आपके फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाली है, जिससे आपको सिर्फ टैट के में ही नहीं सुपर टैट में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक बार जब एग्जाम्स आते हैं ना, फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक बार टेट के लिए तैयारी करें और एक बार सुपर टेट के लिए तैयारी करें, इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आपको पहले से ही सब प्रिपेयर करके रखना होता है। तो हमारी आज फर्स्ट क्लास हो रही है यूपी टेट 2026 के लिए। आज हमारी है फर्स्ट क्लास। इस क्लास में सबसे पहले किसी भी पेपर को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपके लिए, अब हम कोशिश करेंगे, 2011 से टेट आया है तो हम तब से आपके लिए सारे लेके आ जाएं जितने भी एग्जाम्स हैं। तो देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। तो आप देखेंगे ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। कब का है? 2017 का है, और ये पेपर 1 है। पेपर 1 मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। वो किसके लिए होता है? क्लास 1 to 5th के लिए होता है, और इसको प्राइमरी लेवल का भी टेट कहते हैं। ठीक है। और जो 6 to 8 के लिए होता है वो अपर प्राइमरी होता है या फिर जूनियर लेवल भी होता है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में सारा बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो देख लें। बिकॉज पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड मार्किंग समझना बहुत बहुत ज्यादा इजी है। मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का है। कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ऑलरेडी बता दिया है, वो आप देख लें। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे 2017 का। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगी ईवीएस। ईवीएस मैंने बताया था बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जिसमें कोई लिमिटेड नहीं है, सारे ऑलमोस्ट सेक्शंस को कवर करा गया है। तो उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ईवीएस में आपका ज्योग्राफी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, करंट भी आएगा, साइंस भी आएगा, है ना। आप समझ रहे हैं, जितना स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब कुछ आएगा। ये सारा है ईवीएस। पेपर का पैटर्न बाइलिंगुअल होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बार बार मैं आपको बता रही हूं कि नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है। अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में जो पार्ट 5th होता है,
जो पार्ट फिफ्थ होता है वो होता है पर्यावरणीय अध्ययन या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, जो पर्यावरण साइंस के नाम से, अध्ययन के नाम से या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से आता है। हमारा जो साथी हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो कुछ हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, इसलिए हम पेपर को और अपनी स्टडी को बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश यूज करेंगे, कुछ जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में, बाकी आपको सब कुछ हिंदी में समझाया जाएगा जिससे आपके लिए बहुत इजी रहे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है 121, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? जो भारत है इनमें से कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? तो पॉल्यूशन के लिए कौन सी है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल है? ग्रीन ट्रिब्यूनल का अपना अलग काम होता है। सेंट्रल वाटर कमीशन का पानी से संबंधित होता है। सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे करने का काम होता है। तो बचती कौन सी है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये जो कोटापैक्सी है एक एक्टिव वॉल्केनो है। वॉल्केनोज कितने टाइप्स के होते हैं ये आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कितने टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उन्हें पता होगा। तो ये जो कोटापैक्सी है ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है? जागृत, यानी कि उसमें समय समय पे वो इरप्शन होता रहता है। उस वॉल्केनो में समय समय पे क्या होता है? ज्वालामुखी में इरप्शन होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो शांत ज्वालामुखी है जिसमें कि लंबे समय से कुछ भी नहीं निकला है। तो कोटापैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये रिपीट भी हुआ था। तो ये एंडीज में है। कहां पर है? एंडीज। एंडीज में कोटापैक्सी अवस्थित है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है जिसमें समय समय पर जो इसमें से इरप्शन होता है ना वो होता रहता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ डोरमेंट हैं, है ना, कुछ डोमिनेंट हैं। तो वो सारे जो शांत वॉल्केनो है वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी क्लास लेके आएंगे तो हम पूरा इसको कवर कराएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो कोटापैक्सी है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप इक्वाडोर में। तो वहां पे ये अवस्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है, जो एंडीज रेंज है उसमें एक सबसे ऊंचा पर्वत है कोटापैक्सी, उस इक्वाडोर में, वहां पे ये अवस्थित है। ठीक है, अब पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज। जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखो तिब्बत से आ रही है, थोड़ा सा आप लगाएंगे। गंगा, गंगा तो तिब्बत वाली साइड से नहीं आ रही है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो गंगा इधर साइड से आ रही है ना, गंगोत्री से। इधर तिब्बत है, तिब्बत से नहीं आ रही है तो गंगा नाम नहीं होगा। यमुना, यमुना आगरा वाली साइड है, नहीं होगा। सिंधु जम्मू कश्मीर वाली साइड है, ये भी नाम नहीं होगा। तो क्या बच रहा है? ब्रह्मपुत्रा। तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है, और यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? जो चेमायुंग डंग हिमानी है, यानी कि वहां से निकल के आती है। ठीक, तो तिब्बत का आप ध्यान रखेंगे, सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्रा रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र में के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। In a food chain of grassland ecosystem, the top consumers are। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है ना, जो क्या होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है घास भूमि वाला, उसमें सबसे ऊंची, सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है, सबसे ऊपर कौन होते हैं ये आपको बताना है। देखो, अगर हम पारिस्थितिक तंत्र का एक बार रफ ओवरव्यू लें तो इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसमें अगर हम देखो लें तो सबसे जो घास है ना, सबसे पहले होती है घास। घास को कौन खाएगा? या तो टिड्ढा खाएगा, टिड्ढा खाएगा। ये कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, जो सबसे पहले घास को खाते हैं। फिर
टिड्ढे को कौन खाएगा? मान लीजिए फ्रॉग खाएगा या मेंढक खाएगा, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को खाएगा स्नेक मान लीजिए, यानी कि सांप मान लीजिए। ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता। और फिर ये जो स्नेक है, स्नेक को कौन खा लेते हैं? इससे बड़े जो गिद्ध वगैरह होते हैं, है ना, जो मांसाहारी होते हैं, वो खाते हैं स्नेक्स को। जो मांसाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं? स्नेक्स को खाते हैं। तो इसमें जो टॉप कंज्यूमर हो गया, टॉप कंज्यूमर कौन हो गया इसका? मांसाहारी। कौन हो गया है? मांसाहारी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 125। 125 क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो हमारे वो इकोसिस्टम्स है ना, फूड चेन, इकोसिस्टम में फूड चेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आ रहा है। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। द मेन एटमोस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है। देखो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, कौन से वायुमंडल के कौन से स्तर में प्रेजेंट होती है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि ओजोन लेयर कौन से। आई थिंक 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि ओजोन लेयर कौन से स्तर में प्रेजेंट होती है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। फिलहाल इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी तल के सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे नियर कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है जो किसके है? अर्थ के नियर। तो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फेयर है वो पृथ्वी के सबसे प्रमुख, सबसे निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह के मेंबर होते हैं। फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है परमानेंट मेंबर। तो जो परमानेंट मेंबर हैं वो होते हैं 5। कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 127। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जो ये नेशनल पार्क है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी है, अब क्लास बना दी। आप जाके उस क्लास को देखिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कवर कर लिए गए हैं। और आप देखना टैट में एक ना एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से जरूर जरूर आता है हर ईयर में। अभी आप देखना, मैं यहां से प्रीवियस ईयर्स आपको प्रिपेयर करा रही हूं, आप आगे देखना कि हर एक ईयर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जाके वो क्लास कवर करेंगे, मैं लिंक सेक्शन में आपको लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर है? तो जो सरिस्का नेशनल उद्यान है ये राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे गुजरात और असम। असम में तो एक बहुत फेमस है, वो लिख के बताएंगे कि किसके लिए, वो वन हॉर्न राइनो के लिए कुछ फेमस है वहां पे। आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का, ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होता है? एटीपी, डीएनए, सनलाइट, आरएनए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो सूर्य का प्रकाश, अगर कोई भी इकोसिस्टम है अगर उसमें सनलाइट ही नहीं होगी तो बाकी लोग अपनी एनर्जी या अपना फूड कैसे बनाएंगे? अगर प्लांट को अपना फूड बनाना है तो उन्हें भी सनलाइट चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। प्लांट जब अपना फूड बनाएंगे तभी फ्रूट्स बनेंगे, तभी वेजिटेबल्स बनेगी, फ्लावर्स बनेंगे। तो जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, वो मेन सोर्स है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम के लिए। ना एटीपी होगा, ना डीएनए होगा, ना आरएनए होगा। ठीक है? वैसे भी आप देखें कि ये जो ऑप्शंस थे इनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 129। एक मार्क का संबंध है। देखो आपने देखा होगा ये मार्क होता है जिससे पता चलता है किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो एक मार्क होता है ये क्वालिटी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? गुणवत्ता या फिर क्वालिटी। ना इसका पैकेजिंग से कोई मतलब है, ना प्रोसेसिंग से, ना प्रोडक्शन से। इसका मतलब होता है क्वालिटी से। अगर आप एग मार्क देख के खरीदते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर गुणवत्ता कैसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। देखो जो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना,
पॉल्यूशन तो बहुत तरह से हो रहा है, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है आर्सेनिक के द्वारा जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा आर्सेनिक से वाटर पॉल्यूशन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आप समझिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी टेट की तैयारी स्टार्ट की है वो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही कोई क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको बने रहना पड़ेगा बिल्कुल लास्ट तक, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है जिसमें हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। एक ना एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड भी आता है कि कौन सा किस ईयर में आया था, ये एक्ट वो एक्ट किस ईयर में आया था। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 में आया था। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था और इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना और दंड दिया गया था, यानी कि कुछ पनिशमेंट डिसाइड किए गए थे जो अवैध तरीके से शिकार करते हैं वाइल्ड लाइफ का और उनका व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, कुछ कोई भी एनिमल है उसको मार देते हैं, उसके स्किन को सेल करते हैं अवैध तरीके से, कुछ तीत वगैरह जो होते हैं एलिफेंट के उनको भी सेल करते हैं। तो इस चीज को बैन करने के लिए, इसमें पनिशमेंट लगाने के लिए एक एक्ट पारित हुआ था, पास किया गया था। उस एक्ट का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वन्य जीवन जो है, वन्य जीव जो है उनको बचाने के लिए बनाया गया और ये इसको 1972 में पारित किया गया था। कब पास हुआ था ये? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि एक उसमें दूध ले आते हैं और उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं, देन फिर वो पूरा दूध दही बन जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क इज नोन एज, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इससे क्या होता है, जो दूध है दूध का दही बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? देखो ये क्वेश्चन किसका आ गया? पॉलिटी का। अभी ये किसका था? ये साइंस का क्वेश्चन था। ये क्या था? अभी ये स्टैटिक जीके था। तो स्टैटिक जीके था। आप देख रहे हैं ईवीएस का कितना ब्रॉड है, आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने के लिए इजी है। अगर आपकी आईज खुली हुई है अपने आसपास क्या हो रहा है तो यू कैन इजिली क्रैक। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आपको पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें अलग अलग कंट्रीज से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिए गए थे। जैसे कहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, कहीं से प्रियम्बल का पार्ट लिया गया है ना, और कहीं से ड्यूटीज ली गई। तो इन्होंने पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली गई थी? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो ली गई थी यूएसएसआर से। जर्मनी से भी नहीं ली गई थी, यूके से भी नहीं, यूएसए से भी नहीं। हाँ, जर्मनी से एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट लिया गया था इमरजेंसी का, यूके से भी लिया गया था और यूएसए से अलग पार्ट लिया गया था। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारी कहां से ली गई थी? यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। ध्रुव तारा कहा जाता है, जो पोल स्टार होता है ध्रुव तारा सबने सुना ही होगा, उस किसको कहा जाता है? जो नॉर्थ स्टार होता है यानी कि उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन आप देखें 135। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, फिर से आ गया, फिर से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसमें भी ईयर पूछा गया है। तो देख रहे हैं आप ये ईयर वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में, उसके अगले साल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136।
फूलों की घाटी अवस्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, फिर से ये नेशनल पार्क के ऊपर आ गया, जिसका ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ। आप जाके प्रीवियस में आप जाके कमेंट सेक्शन से लिंक पे जाके क्लास को देख सकते हैं। तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। तो देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आ गए आपके नेशनल पार्क से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनके छोटी छोटी क्लासेस अटेंड करके नंबर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की सॉरी मैंने अवस्थी बोल दिया, कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग? एक अडल्ट ह्यूमन बींग में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206। 206 बोन्स होती हैं। देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया है अडल्ट ह्यूमन बींग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन। कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं और ये हर ईयर ही पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी इसी ईयर, तो एक क्लास हम इसके लिए भी लेके आएंगे जिसमें सारे हेडक्वार्टर्स को कवर किया जाएगा। तो जो ग्रीन पीस है इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या ऑक्सीडाइज होता है और क्या रिड्यूस होता है, ये बताना है। तो वाटर यानी कि जल ऑक्सीडाइज होता है और NADP जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये देखो फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, ये भी आपने देखना है कि क्या सत्य नहीं है। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी? एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। सबके घर सिलेंडर आता है और कौन सी गैस भरी पड़ी होती है उसमें? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। अब ये जो एलपीजी है ये क्लीन फ्यूल है, ये बिल्कुल साफ फ्यूल है। सही बात है, ये क्लीन फ्यूल है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब बर्न होती है। और इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है उनमें पॉल्यूशन कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, आपने अपने घर पे देखा होगा जब भी खाना बनता है नीली नीली सी गैस निकलती है तो ब्लू फ्लेम से बर्न होती है, ये भी ठीक है। इट इज मिथेन इमिटिंग, क्या ये मिथेन निकलती है? नहीं, ये बात गलत है। इन्होंने गलत ही बात पूछी थी, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही सही होगा क्योंकि इन्होंने गलत ही बात हमसे पूछी थी, नोट लिखा था, इसलिए ये होगा, यह मिथेन उत्सर्जन करने वाला है। मिथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल है इसलिए नहीं मिथेन उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये किसकी रचना है? ये है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है एक ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी साइंस का क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मकर रेखा। मकर रेखा कहां से पास होती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ से पास होती है। कहां से होती है? 23.5 डिग्री साउथ से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। देखो एक और हेडक्वार्टर आ गया, देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में 2 हेडक्वार्टर्स पूछ लिए गए हैं। तो जो हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेड ऑफिस कहां पे प्रेजेंट है? हेग में। कहां पे? हेग। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर से भी काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो जल्दी इसकी भी एक हम क्लास आपके लिए लेके आएंगे। जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उनको देखने का मोटिव यही होता है कि हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन कहां कहां से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसने राष्ट्रगान को कब अपनाया था ये आपको बताना है। देखो ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। किसका आ गया है?
पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। तो जो नेशनल एंथम को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। जो हमारी कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, उसने इसको अपना लिया था और अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जो पुष्कर मेला है, पुष्कर, ये कहां पर होता है? ये होता है अजमेर में। कहाँ होता है पुष्कर मेला? अजमेर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोर डेंजरस? देखो, यूएवी, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ये तीनों ही अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तीनों ही यूवी रेज हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया इनमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल या हानिकारक कौन है? तो इनमें से जो सबसे ज्यादा हानिकारक है वो यूवीसी है। कौन सी है? यूवीसी। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट होने के लिए हम सनस्क्रीन यूज करते हैं, है ना? सनस्क्रीन लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी या हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है, वो स्किन में कैंसर तक प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा हार्मफुल यूवीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? फिर से पूछा नहीं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। Which of the following is not an abiotic component of biosphere? देखो, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल के दो तत्व होते हैं, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक होता है। एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा अबायोटिक नहीं है। जब वो अबायोटिक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो बायोटिक होगा, वो जैविक होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, ये तो भैया अजैविक है, तो ये भी नहीं होगा। ये सॉइल, ये भी अजैविक है। फास्फोरस भी अजैविक है। कौन सा नहीं है? ये फंजाई। जो फंजाई होती हैं, कवक होती हैं, ये अजैविक नहीं है, ये सिर्फ जैविक है। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में नहीं ही पूछा था। आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में इन्होंने हमसे नहीं ही पूछा था। तो राइट आंसर होगा कवक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? देखो, गिर लॉयन प्रोजेक्ट, अब ये नेशनल पार्क के बाद ये लॉयन प्रोजेक्ट भी आने लगे। ये गिर नेशनल पार्क भी है। तो ये कहां पे है? गुजरात में। जो गिर, गिर गुजरात, ऐसे आप याद रखेंगे, गिर गुजरात। तो गुजरात का ये नेशनल पार्क भी है और लॉयन प्रोजेक्ट भी है। इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। देख रहे हैं आप, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, WWF से आशय है। जो WWF है ये क्या है? ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है ये? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, गंगा नदी निकलती है, जो गंगा नदी है, रिवर गंगा, ये कहां से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। सभी को पता है, ना तो अरावली से, ना लद्दाख से, ना मिलाप से, ये निकलती है गंगोत्री से। देखो, इसमें ऑप्शंस बहुत इजी थे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि जो अरावली की लोकेशन हमें पता है वो राजस्थान वाली साइड है, लद्दाख की हमें पता है जम्मू के ऊपर है। तो हम इसको बहुत इजीली एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि रिवर गंगा कहां से राइज होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये जो 30 क्वेश्चंस थे ये आपके ईवीएस के थे, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स और ये आपका स्टैटिक पार्ट कवर हुआ है। नेशनल पार्क थे, नेशनल जो टाइगर रिजर्व थे ये थे, और ईयर्स, इस ईयर में क्या हुआ, साइंस के क्वेश्चन, ये सब कुछ इसमें कवर था। इस क्लास में मैं इतना ही लूंगी। अभी हम नेक्स्ट क्लास और इसके और पार्ट्स को कवर करेंगे जो अलग अलग पार्ट्स है। फिर से मैं याद दिला दूं, जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।